सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेक लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के एमसीक्यू सेशन के तीसरे वीडियो में। तीसरा सेशन होने वाला हमारा ये। पिछले दो सेशन में हमने किन टॉपिक्स के एमसीक्यूज को कवर करा था। पहला जो सेशन था उसमें मेट्रोनिमी के कॉन्सेप्ट को देखा, पैट्रोनिमी के कॉन्सेप्ट को देखा, मेट्रोनिमिक्स क्या होता है, कैसे मेट्रोनिमिक्स जो है वो मेट्रोनिमी से अलग है, सातवाहना रूलर्स के सोशल स्ट्रक्चर को देखा। दूसरे सेशन में भी टॉक्ट अबाउट द वर्ण सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और समझा था कि पिछले चैप्टर में आपका वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ना थोड़ा सा और इलेबोरेट करके चीज़ों को बताया गया, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारा पूरी तरीके से सोशल स्ट्रक्चर या सोसाइटी पे बेस्ड है। समाज कैसा था उस ज़माने में, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको बताया हमने कि क्षत्रिय को किन किन कामों को करने को कहा गया था, ऐसे ब्राह्मणों से किन किन कामों को करने की अपेक्षा की जाती थी। उसके बाद हमने देखा था कि जाति का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे गिल्ड्स बनाए जाते थे, कैसे बहुत सारे ऐसे नॉन क्षत्रिय किंग्स थे जिनको सोशल एक्सेप्टेंस तो नहीं मिली थी, ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के मानने वाले लोगों द्वारा जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी बिकॉज दे वायलेटेड दोज आइडियोलॉजीज, लेकिन उन्होंने बहुत दिनों तक रूल करा था। लाइक सातवाहना का एग्जाम्पल देखा हमने, फिर शुंग डायनेस्टी का एग्जाम्पल देखा जो एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, फिर कनु डायनेस्टी थी। शक रूलर बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुषाण भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो भी क्षत्रिय नहीं थे। सो इन सारे टॉपिक्स पे हमने एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। अब इस चैप्टर में, इस सेशन में हम लोग उससे आगे की चीज़ों को या पीछे जो भी कुछ चीज़ें छूट गई है उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पे एमसीक्यूज कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेवल 1। एंड बाकी पीछे की जितने भी एमसीक्यू सेशन के वीडियोज़ हैं, अगर आप उनमें जाके, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उनको देखें, अगर आपने देख लिया है तो इस वीडियो खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज कर लें। एंड जो प्रीमियर होने के बाद मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए पहले रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ा सा स्पीड करके देख लें। कोई ज़रूरत नहीं आपको 1x पे देखने की, आप सबसे आइडियल होगा कि आप 1.5x पे देखें, क्योंकि इससे ना आपका टाइम बचेगा। अगर आप प्रीमियर होते वक्त वीडियो को देख रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद द स्पीड। लेकिन आप प्रीमियर होने के बाद अगर देख रहे हैं, इफ़ यू आर वांटिंग टू रिवाइज, अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हो तो आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप 1.5x पे देखें, अपना टाइम बचत करें। चाहे आप वन शॉट को देखें, चाहे आप MCQ सेशंस को देखें, या किसी भी वीडियो को देखें किसी भी क्रिएटर्स की, तो अगर वो रिकॉर्डेड वीडियो है तो उसको 1.5x या 1.75 या 2x पे भी देख सकते हैं। वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम का बहुत बचत होगा। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेवल हमने शुरुआत करते हैं, हमने 10 MCQs देखते हैं। वन लाइनर MCQs होते हैं जिनमें एक शब्द या एक सेंटेंस में आपको आंसर चुनना होता है। सो हियर वी हैव द 241st क्वेश्चन, 241वां क्वेश्चन। अभी तक हमने 240 क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर लिया है। नाउ 241वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से शुरुआत करते हैं हम लोग कि ये जो महाभारत है उसमें पासे का खेल किन किन दो पर्सनैलिटी के बीच खेला गया था। युधिष्ठिर और भीम के बीच खेला गया था, कृष्णा के बीच खेला गया था, या अर्जुन के बीच खेला गया था, या दुर्योधन के बीच खेला गया था। सो एवरीबडी नोज की करेक्ट आंसर क्या है। सभी ने इस द्युत क्रीड़ा, पासे के खेल को क्या कहते हैं, द्युत क्रीड़ा, जो आजकल के ज़माने में शायद उसको चौसा का खेल कहा रहा था, चौसा नहीं, कुछ कौड़ी का खेल होता हमारे यहाँ, तो ये जो है उसको द्युत क्रीड़ा बोलते थे उस जमाने में। सो दैट वाज प्लेड बिटवीन युधिष्ठिर, जो कि इंद्रप्रस्थ के रूलर थे उस जमाने में। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के रूलर है, एंड दुर्योधन हमारे प्रिंस है सेनापुर के, है तो ये दोनों कजिन ही, भाई है। लेकिन अब युधिष्ठिर को एक नया साम्राज्य मिल चुका था, लेकिन फिर वो हार जाएंगे सारी चीज़ें। तो द्युत क्रीड़ा के बारे में आप सभी को पता है कि युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, लास्ट में द्रौपदी को भी दांव पे लगाते हैं। फिर जो चीज़ें हुई, कृष्णा आते हैं, एंड बाकी जो मीडिएटरीज होती है वो तो सभी को पता है। तो दुर्योधन एंड युधिष्ठिर के बीच ये जो गेम है वो खेला गया था। नाउ 242वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश, किस टेक्स्ट के अनुसार पैटर्नल वेल्थ जो है, यानी कि पैतृक संपत्ति, आपके पूर्वजों की संपत्ति, उसको बेटों के बीच बराबर विभाजित किया जाता है। ऐसा किस टेक्स्ट में मेंशन्ड है कि आपको अपनी पूर्वजों की संपत्ति को, पैतृक धन को अपने बेटों के बीच बराबर तौर पे विभाजित करना चाहिए। क्या ये यजुर्वेद में मेंशन्ड है, क्या ये वेदांग में मेंशन्ड है, क्या ये मनुस्मृति में मेंशन्ड है, या क्या किसी अन्य टेक्स्ट में मेंशन्ड है जिसको इन चारों ऑप्शन में हमने नहीं दिया है। यजुर्वेद, वेदांग, मनुस्मृति, या नन ऑफ द अबव अदर दैन द ऑप्शंस मेंशन्ड हियर। सो आपने अगर टेक्स्ट पढ़ा होगा, यहाँ पे जो मेजर इस वीडियो में, इस सेशन में हमारा टॉपिक है, दैट इज अपॉन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कि धनों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता था। धनों के डिस्ट्रीब्यूशन से सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि सोशल डिफरेंसेस कैसे होते हैं, समाज में असमानता कैसे होती है, फाइनेंशियल जो गैप है, फाइनेंशियल जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, दैट इज़ प्राइमरी काउज बिहाइंड द सोशल डिफरेंसेस, कि भाई कोई कास्ट या कोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पैसे वाली है तो उनको इज्जत मिलती है। तो इसका एग्जाम्पल एक आगे चल के कच्छड़ा करके एक
बौद्ध डिसिपल आते हैं, बौद्ध भिक्षु आते हैं, वो बताते हैं कि एक राजा से उनका एक बहस हो रहा होता है। वो बताते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि शूद्रों को सबकी सेवा करनी पड़ती है, क्षत्रिय की या ब्राह्मणों की या वैश्यों की, शूद्र ऐसे इतने नीचे क्यों माने गए। तो वो कंचना बहुत बड़े एग्जाम्पल बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो किंग का नाम अवंतीपुत्र है, तो अवंतीपुत्र को कहते हैं देखो अवंतीपुत्र, अगर तुम ये मानो मेरी बात कि अगर जो शूद्र है वो सबसे अमीर होता, शूद्र अभी भले ही सोशल स्ट्रक्चर में सबसे नीचे, पिरामिड में सबसे नीचे, लेकिन लेट सपोज कि वो सबसे अमीर होते, सबसे ज़्यादा धन इनके पास होता, दौलत इनके पास होती, तो तुम्हें क्या लगता है क्या ये जो अभी सिनेरियो है वो वैसा ही होता। अवंतीपुत्र ने थोड़ी देर सोचा एंड देन ही केम टू द कंक्लूजन कि अगर कोई शूद्र अमीर होगा तो वो तो अपने लिए किसी को भी नौकर रख सकता है, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग से बिलोंग करता हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ण से बिलोंग करता हो या वैश्य वर्ण से बिलोंग करता हो। सो ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये बहुत हद तक ब्राह्मणवादी विचारधारा या उस ज़माने की अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस तो ज़रूर है, लेकिन इसको कंटिन्यू करने में वेल्थ के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर वेल्थ सबके पास बराबर का जाएगा तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं वो समान हो जाएंगी, यूनिफॉर्म हो जाएंगी। जिस भी देश में अगर आप देखेंगे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया से हुआ। अगर आपने स्कैंडिनेवियन कंट्री का नाम सुना होगा, स्वीडन हो गया, आपका डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सारे आते हैं उसमें। तो इन सब जगहों पे ये देखेंगे आप ना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया या कुछ भी बढ़िया चीज़, उसमें ये सारे लोग, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया या एंटरप्रेन्योर को लेके जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सारे लोग बहुत ऊपर होते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ईवन है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ पैसा, बहुत सारा पैसा कुछ परसेंट लोगों के पास है एंड बहुत परसेंट, जितना मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर द पॉवर्टी, ऐसा वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे पैसा जो है बटा हुआ है। गैप्स ज़रूर होंगे क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारी सोसाइटी है वो हर एक इंडिविजुअल से मिलकर बनी है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, तो बिहेवियरल पैटर्न एंड डिफरेंसेस तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा गैप क्रिएट हो जाए कि भाई 3% लोग 99% पैसा संभाल रहे हैं एंड बाकी जो 97% लोग हैं वो 1% पैसे पे टिके हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको उन कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इवन हुआ। तो इस जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में जब हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड था पुरुष और महिलाओं के बीच, अलग अलग वर्गों के बीच, एंड क्या ये एक बहुत बड़ा कारण था कि ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो और ज़्यादा व्याप्त होते जाते हैं, और ज़्यादा परवेसिव होते जाते हैं, और ज़्यादा प्रेवलेंट होते जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू विच टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने देखा था किस टेक्स्ट में सारे नॉर्म्स और प्रोविजंस लिखे गए, नियम वगैरह लिखे गए, तो दैट इज मेंशन्ड इन मनुस्मृति। मनुस्मृति में ही सारे नियमावली लिखे गए कि भाई आपको ऐसे फॉलो करना चाहिए, ऐसे ऐसे आपको विवाह करना है एंड ऐसे ऐसे आपको पैसा कमाना है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना है। तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति पैटर्नल वेल्थ वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द सन, कि बेटों में ऐसा कहा गया था कि आपकी जो पैतृक जायदाद है, आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो आप अपने पुत्रों में समान रूप से विभाजित करें एंड उसमें भी जो बड़ा लड़का, सबसे बड़ा लड़का, एल्डेस्ट वन, शुड गेट स्पेशल से कुछ थोड़ा सा अगर उसको बेनिफिट दे सके तो दे देनी चाहिए। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 243rd क्वेश्चन, कि इफ वुमेन रिटेन्ड द गिफ्ट रिसीव्ड बाय देम ऑन वेडिंग्स एंड सेरेमोनियस ओकेजन देन इट वाज टर्म्ड एज, अगर महिलाएं शादियां तथा औपचारिक अवसरों पे, ओकेजनल अवसरों पे मिलने वाले उपहारों को अपने पास रख लेती हैं तो उनको कौन सा टर्म यूज़ करेंगे इस सिनेरियो के लिए? क्या उसको उपहार कहेंगे, क्या ऋण कहेंगे, क्या स्त्रीधन कहेंगे? ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है धर्मशास्त्रों में कि अगर ऐसा केस होता है तो इसको क्या कहेंगे, क्योंकि महिलाओं को धन रखने से मनाही करी गई है बिकॉज उनको कहा गया कि आप बिना परमिशन के, बिना अपने हस्बैंड के परमिशन के आप धन नहीं रख सकते। एंड ऐसा ना केवल उस ज़माने की मनुस्मृति में था, आज भी बहुत सारे अलग अलग रिलीजन में भी देखेंगे तो ऐसा माना गया है। एंड क्यों माना गया है, कैसे माना गया है, इसके ऊपर एक लंबी सी डिबेट हो सकती है, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसी चीज़ें रेलेवेंट नहीं है कि आप किसी भी एक कम्युनिटी को, चाहे वो जेंडर के आधार पे बांट ले या कास्ट के आधार पे, किसी भी ट्राइब के आधार पे, कि ऐसा हम मना कर दे कि आप अपने से खुद के इजाज़त से पैसा नहीं रख सकते या पैसा नहीं कमा सकते। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर एज ऑफ नाउ, जैसी अभी सिचुएशन है। तो अगर महिला अपने शादियों एंड औपचारिक अवसरों पर मिले उपहारों को रिटेन करती थी, अपने पास रखती थी, तो उसे क्या कहेंगे? उपहार। ऋण तो नहीं कहेंगे, ऋण वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन, तो लोन तो होगा नहीं, तो चुकाना है नहीं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। उपहार कह सकते हैं लेकिन उपहार डायरेक्ट आंसर हो गया, तो बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर पिक करने होंगे। उसको क्या कहते थे? स्त्रीधन कहते थे, क्योंकि ऐसा माना गया था कि जैसे मनुस्मृति में आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए किन किन तरीकों से वो पैसा अर्जित कर सकते हैं, उन तरीकों की लिस्ट दी हुई है। कोई 6 तरीके पुरुष के हैं एंड कोई शायद 6-7 तरीके शायद पुरुष के हैं और कोई 6 तरीके शायद महिलाओं के हैं।
तो इसके अलावा वो पैसे नहीं, मतलब इसके अलावा किसी भी तरीके से वो पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन कभी कभी जब महिलाएं अपनी शादियों में मिले हुए या किसी अवसर में, सेरेमोनियल ओकेजन पे उनको किसी ने उपहार दे दिया एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, तो उसको अपने पास रख सकती थी। दैट वाज अलाउड, एंड उसको क्या कहते थे, स्त्रीधन कहते थे। दैट वाज कंसिडर्ड एज स्त्रीधन। एंड जब आप उन लिस्ट को पढ़ेंगे जिसमें कहा गया कि महिलाएं इन तरीकों से पैसा कमा सकती है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, तो उस लिस्ट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं है, उस लिस्ट में कहीं भी वर्क का जिक्र नहीं है, उस लिस्ट में कहीं भी कॉन्क्वेस्ट का जिक्र नहीं है। बेसिकली उस लिस्ट में ना सारी ही तरीके ऐसे दिए गए जिनमें उपहारों का कलेक्शन है। यहाँ से उपहार मिला, वहाँ से उपहार मिला, इस पर्पज से उपहार मिला, इस ओकेजन पे उपहार मिला, बस ऐसे ही चीज़ें हैं। कोई वर्क हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों की बात करी नहीं गई महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में। दैट इज़ द सिनेरियो। इस हिसाब से उस ज़माने में सोसाइटी होती थी। आज के ज़माने में कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो इज। आज के ज़माने में यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द वेल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप जेंडर की बात करें या किसी कम्युनिटी की बात करें कि भाई तुम पैसा कम कमाओ, तुम ज़्यादा कमाओ, दिस इज़ नॉट द केस टुडे। उसके बाद हमारे पास 244वां क्वेश्चन आता है कि द स्टोरी ऑफ डायलॉग बिटवीन, अभी हमने अवंतीपुत्र और कच्छणा के डायलॉग, मतलब उसके बीच संवाद की बात करी कि कैसे कच्छणा से अवंतीपुत्र पूछते हैं कि सर ये जो शूद्र है इनको नीचे क्यों रखा जाता है, सब उनकी सेवाएं क्यों करते हैं, मतलब सबको उनकी सेवा की जरूरत पड़ती है, वो सबकी सेवा क्यों करते हैं। तो कच्छणा कहते हैं कि अवंतीपुत्र एक बात बताओ कि अगर शूद्र सबसे अमीर होता, जितने भी शूद्र है वो सबसे अमीर हो जाए, ब्राह्मणों से अमीर हो जाए, क्षत्रिय से अमीर हो जाए, वैश्यों से अमीर हो जाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तब भी शूद्र सबकी सेवा करेंगे। अवंतीपुत्र कहता है कि नहीं, तब शूद्र क्यों सेवा करेगा, उसके अंदर खुद वैश्य या क्षत्रिय या ब्राह्मण आके उसके अंदर सेवा करेंगे। दिस इज़ द केस। इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं कि देखो ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो तो हैं, विजिबल है, हमको पता है कि सोशल डिफरेंसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सोशल डिफरेंसेस को बदला नहीं जा सकता। दैट कैन बी चेंज, दैट कैन बी अल्टर्ड। ये तब होगा जब हम शूद्रों को सशक्त करें, निचली कम्युनिटीज़ को सशक्त करें, उनको धन अर्जित करने लायक बनाएं एंड उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलें, अवसरों का मौका दें उनको। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो निचली तबके पे जातियाँ हैं या कास्ट है, वर्ण है, इनको उठने का मौका मिलेगा एंड देन द सोशल डिफरेंसेस विल डिक्रीज। तो ये जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है, क्या ये जातका कथाओं से ली गई है, सिंहासन बत्तीसी से ली गई है, मध्यमा निकाय से ली गई है या अंगुत्तर निकाय से ली गई है। सिंहासन बत्तीसी बाय द वे किन की कहानी है ये भी आपको बताना। सिंहासन बत्तीसी क्या है और किन की कहानी है। बहुत बड़े राजा होते थे, उनके बारे में कहा गया। एंड सिंहासन बत्तीसी बहुत इंटरेस्टिंग, अभी इस पर चर्चा भी करी जाएगी। सिंहासन बत्तीसी बेसिकली द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं वो गुप्ता अंपायर में जो प्रभावती गुप्त के फादर थे, चंद्रगुप्त सेकंड, वो हैं। लेकिन अन्य टेक्स्ट ऐसा मेंशन करते हैं कि ये शायद है ना मिथिकल किंग थे, बहुत पहले आए थे, सतयुग के समय में शायद। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि शायद वो चंद्रगुप्त सेकंड ही थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये शायद सतयुग के समय में आए थे, अभी का इनका रेन नहीं है, अभी का कार्यकाल नहीं है इनका। तो सिंहासन बत्तीसी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की 32 कहानियाँ हैं एंड सब में एक मैसेज दिया गया है कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, बढ़िया रूलिंग क्या होती है, एक शासक कितना सशक्त हो सकता है। एंड ये ऐसी कहानी है कि इनका जो एक सिंहासन था वो भोज को मिलता है, राजा भोज को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के रूलर थे। 2 भोज हुए हैं, एक परमार भोज हुए हैं, एक मिहिर भोज हुए हैं। तो जिन भोज की हम बात कर रहे हैं दैट वाज परमार भोज। मिहिर भोज थे तो वो गुजर प्रतिहार वंश के थे, तो वो हमारे राजस्थान और गुजरात में रूल करते थे। परमार भोज वॉज बेसिकली द रूलर ऑफ मध्य प्रदेश। तो उनके टाइम में क्या होता है कि वो उनको खबर मिलती है कि एक जगह पे, एक टीले पे ना एक चरवाहा बैठ के लोगों के सामने पंचायत लगाता है एंड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, मतलब चीज़ों को सुलझाता है। तो जब भोज के पास ये खबर पहुंची कि भाई एक चरवाहा है एंड वो एक टीले पे बैठता है एंड सारे लोग उसके सामने आते हैं एंड अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं एंड डिस्प्यूट्स का वो रिजॉल्व करता है, तो ये सुन के भोज को बहुत अच्छा लगा कि भाई राजा तो हम हैं, दैट शुड बी आवर ड्यूटी, वी आर सपोज टू डू दोज थिंग्स, कि ये करना तो हमें है। वो चरवाहा कैसे कर रहा है, एंड अगर चरवाहा कर भी रहा है तो पीपल, वाई पीपल आर गोइंग देयर, क्यों वो जा रहा है, अगर इसलिए जा रहे होंगे तब क्यों, क्योंकि वो सॉल्व करता होगा चीज़ों को, तो कैसे कर पा रहा। आई वांट टू सी द इंटेलेक्ट ऑफ दैट पैस्टोरलिस्ट, कि मैं उस चरवाहे के दिमाग को, उसके इंटेलेक्ट को देखना चाहता हूँ। तब जो भोज है वो जाते हैं वहाँ पे, देखते हुए चरवाहा तो बहुत बढ़िया न्याय कर रहा, वो तो सारी डिस्प्यूट्स को यूँ रिजॉल्व कर देता है। तो बाद में पता चला कि वहाँ पे जब हमने खुदाई करी तो वहाँ पे एक सिंहासन गड़ा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वो सिंहासन वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था एंड वो टीले के अंदर था, इसीलिए वो जब उस पर बैठता था तो उस पर सिर्फ उससे इंसाफी होता था, कभी भी उस पर वहाँ से उसके उन्होंने अन्याय नहीं किया, उस चरवाहे ने कभी भी अन्याय नहीं किया। तो फिर वो राजा भोज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानने को बहुत उत्सुक होते हैं। राजा भोज अपने दरबार में उस सिंहासन को लगाते भी हैं, लेकिन जब जब वो बैठने जाते हैं तब तब एक अप्सरा आती है एंड ऐसे कर करके 32 अप्सरा आती हैं, 32 अलग अलग कहानियाँ सुनाती हैं। फिर सिंहासन 32 को गढ़ा जाता है, मतलब इसको लिखा गया। एंड फिर राजा भोज ये मानते हैं कि इस सिंहासन पर मैं बैठने लायक नहीं हूँ, तो इसको क्या करा जाए, इसको समंदर में वो फिर डलवा देते हैं।
तो द स्टोरी ऑफ डायलॉग बिटवीन अवंतिपुत्र एंड कंचना इज नॉट मेंशन्ड इन सिंहासन बत्तीसी, ये तो हो नहीं सकता। मध्यमा निकाय, अंगुत्तर निकाय, जाटका टेल्स, क्योंकि ये एक बौद्ध डिसिपल एंड एक राजा के बीच की कहानी है तो या तो वो जातक कथाओं में मेंशन्ड होगी या मध्यमा निकाय या अंगुत्तर निकाय। अच्छा, मध्यमा और अंगुत्तर निकाय क्या है, तो हमने जब आगे के चौथे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बुद्धिज्म के ना 3 मोस्ट रिवर्ड स्क्रिप्चर जिनको हम लोग त्रिपिटकास कहते हैं। त्रिपिटकास, एक हो गया सुत्ता पिटका, एक हो गया वेना पिटका, एक हो गया अभिधम्म पिटका। वेना पिटका में जितनी भी मोनेस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, संघ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो है। सुत्ता पिटका में सारी बुद्धा की टीचिंग्स हैं एंड अभिधम्म पिटका में फिलॉसफी है कि हाउ शुड पीपल बिहेव, कैसे हमें स्टोइसिज्म फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। सुत्ता पिटका के ना बहुत सारे निकाय हैं, वो फिर अलग अलग टेक्स्ट में बटा हुआ, अलग अलग वॉल्यूम में बटा हुआ, उसी में एक मध्यमा निकाय आता है, एक अंगुत्तर निकाय आता है। तो ये जो कहानी है ये मध्यमा निकाय से रिलेटेड है। अंगुत्तर निकाय बहुत फेमस है, तो ये जो मध्यमा निकाय और अंगुत्तर निकाय इस दोनों ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। जातका टेल्स भी बुद्धिज्म से ही एसोसिएटेड है। मध्यमा निकाय इज द पार्ट ऑफ सुत्ता पिटका एंड सुत्ता पिटका इज ऑल अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध एंड उसके अलावा उनके अलावा जो अर्लियर बुद्धास आते हैं उनकी भी टीचिंग्स उसमें कंपाइल करी गई है, शामिल करी गई है। सो दिस स्टोरी, दिस एग्जैप्ट वाज टेकन फ्रॉम द मध्यमा निकाय, जहाँ पे कच्छना और ये हमारे अवंतिपुत्र के बीच संवाद हो रहा है, इनके बीच बातचीत हो रही है। द पोएम कॉल्ड पुरनारुरु नामक कविता, ये किस साहित्य से संबंधित है? इसी कविता में हमने देखा था कि जो लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे बार्ड है, गाना गाने वाले लोग हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि हमें भूखे नहीं मरना चाहिए, हमें अपने राजा से जाके गुहार लगानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो राजा है, हमारा जो सरदार है, वो बहुत दलेर है, वो कभी हमें खाली हाथ नहीं भेजेगा एंड हमें अच्छे अच्छे गाने गा के उनको प्रेज़ करके, उस सरदार के बारे में प्रेज़ करके, उसको खुश करके अपने लिए खाने का बंदोबस्त करना चाहिए, अपने लिए सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहिए। तो पुरनारुरु वाज बेसिकली द टेक्स्ट ऑफ तमिल संगम, क्योंकि ऐसा जो कल्चर था जहाँ पे जो बड़े बड़े सरदार होते थे वो अपना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करते थे गरीबों के बीच, वो नॉर्थ इंडिया में कहीं देखने को मिलता, साउथ इंडिया में तमिलाकम की टेरिटरी में ये चीज़ें देखने को मिलती है। तमिलाकम हमसे पूछा था पिंकी चौहान ने पिछले सेशन में कि तमिलाकम क्या होता है। तमिलाकम इज द टेरिटरी, चोलाज वहाँ रूल करते हैं, चेराज वहाँ रूल करते हैं, हमारे पांड्याज वहाँ रूल करते हैं। वो जो पूरी टेरिटरी है ना, श्रीलंका के भी कुछ पोर्शन उसमें आते हैं। एक तो तमिलनाडु का पोर्शन हो गया, फिर हमारा केरला का पोर्शन हो गया, कुछ कर्नाटक के पोर्शन, हैदराबाद के तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के पोर्शन। तो ये सारे जो पोर्शन है इनको मिला के तमिलाकम बनता है। नीचे भी श्रीलंका में भी तमिलाकम का कुछ पार्ट है। तो इन सब पे अलग अलग किंगडम्स रूल किया करते थे। चोलाज तमिलनाडु एंड श्रीलंका वाले पोर्शन, चेराज और पांड्याज नीचे कर्नाटक और केरला में। सो ये जो पुरनाडु नाम की कविता है वो तमिल संगम लिटरेचर से ली गई है। संगम लिटरेचर तमिल में ही लिखे गए ज़्यादातर, पाली लिटरेचर भी नहीं, पौराणिक भी नहीं, वैदिक भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी तमिल संगम लिटरेचर। एंड व्हाट डज दिस पोएम टेल अबाउट, कि पोएम किसके बारे में हमें बताता? तो पोएम ये बताता है कि साउथ इंडिया में ऐसा कल्चर एग्जिस्ट करता था कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था वो गरीबों में, गुर्बत वाले लोगों में, जिनको ज़रूरत है उनके बीच पैसा बांटते थे, उनके बीच रिसोर्सेज बांटते थे। दिस एग्जर्व दिस सोर्स इज एन एविडेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ केस। 246वें क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय ब्राह्मणास टू इन्फोर्स द वर्ण सिस्टम, कि वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई रणनीति कौन थी? इन चारों में से कौन सी एक रणनीति है जो ब्राह्मणों ने अपनाया ताकि वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सके, लागू करवा सके? सबसे पहले, क्या वो इसको लागू करवाने के लिए लोगों को डराया करते थे कि हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे? दूसरा, परसुएटेड पीपल दैट देयर वर्ण वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस दे हैव चोजन, कि लोगों को राजी करते थे कि उनका वर्ण ना इस चीज़ से डिसाइड हुआ है कि वो किस ऑक्यूपेशन में जाते हैं। अगर मेरे में क्षत्रिय बनने के गुण हैं एंड देन आई विल गो टू engage in warfare and then I will serve in the army, then I will be considered as a क्षत्रिय even though मेरे जो फादर है वो वैश्य है। तो ऐसी चीज़ ब्राह्मणों ने कहा कि आपका जो वर्ण है वो आपके ऑक्यूपेशन पे निर्भर करता है। तीसरी चीज़, एडवाइस चीफ टू पनिश हु वायलेटेड दीज ऑर्डर्स, की जो हमने विचारधाराएं लिखी है, जैसे ऐसे जो चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तो दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ किंग। राजाओं को समझाते थे कि आपको उनको दंड देना पड़ेगा, दोज हु आर नॉट फॉलोइंग द आइडियोलॉजीज ऑफ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। ये तीनों स्टेटमेंट का चौथा स्टेटमेंट कि दे क्लेम द डिवाइन ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम, कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति का दावा किया कि भाई ये हमने नहीं क्रिएट करा है, ये बस हमने लिखा है, क्रिएट तो बहुत ऊपर से हुआ, पुरुष सूक्तम में परमात्मा ने खुद ही आगे क्रिएट करा। सो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो वन बाय वन करके ऑप्शन सेपरेट किया जाए। मैजिकल पावर्स ब्राह्मणों के पास नहीं होते थे, वो शामनों के पास होते थे, तो दे कुड नॉट थ्रेटन पीपल विद देयर मैजिकल पावर्स, तो ये ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। देन ये लोगों को ऐसा बताते थे कि वर्ण सिस्टम उनके ऑक्यूपेशन डिपेंड करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वर्ण सिस्टम उनके बर्थ पे डिपेंड करता था हमेशा से। तो दैट वाज हमेशा से नहीं, ऋग्वेदिक के जो पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड में भी। देखिए, ऋग्वेदिक पीरियड का है या अर्ली वैदिक पीरियड का, दोनों बात बराबर है, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में ही जो 1500 से 1000 BC का समय, इसी बीच ऋग्वेद की संरचना होती है, कंपोज किया गया उसको। तो दे ऑलवेज कंपोज दैट द वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड अपॉन द बर्थ।
आफ्टर द लेटर वैदिक एज ये जो चीज़ें हैं वो बर्थ बेस्ड होने लगी थी। उससे पहले ये चीज़ें ऑक्यूपेशन बेस्ड होती थी, जो जिस टाइप का ऑक्यूपेशन अपनाएगा उसको उस हिसाब से वर्ड मिलेगा। तो ये हमारा भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ कमिंग टू द सी, थर्ड स्टेटमेंट की एडवाइज चिप टू पनिश दोज हु वायलेटेड द ऑर्डर्स। उनको आपको पनिश करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा जो इन ऑर्डर्स का उल्लंघन करते हैं। वो परसुएड करने ज़रूर जाते थे, चीफ्स को बनाने ज़रूर जाते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि आपको पनिश कर देना, आपको दंड देना है। सो दिस वॉज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसका लास्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रीटी क्लियर कि ये जो ब्राह्मण थे वो एक साथ ऐसे लेते थे, वो कहते थे कि हमने कुछ नहीं बनाया, हमने ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है या कास्ट सिस्टम है ये हमने नहीं बनाया, ये परमात्मा ने ऊपर से बना के भेजा है, तो हमने तो उसको बस आपके सामने लेके आया है, हम तो बस उसे आपके सामने लेके आते हैं, दीज आर नॉट आवर क्रिएशन, वो कहीं और से बना के भेजी गई है। तो इससे बहुत सारे लोग मान भी जाते थे बिकॉज दे बिलीव दैट इट वॉज created by the God himself or herself. So now coming to the question कि मनुस्मृति के अनुसार according to मनुस्मृति निम्नलिखित में से कौन सा जो तरीका है धन अर्जित करने का वो पुरुषों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, अनुशासित नहीं माना गया है। तो क्या भीख मांग के धन अर्जित करना अनुशासित नहीं माना गया है या रिकमेंडेड नहीं माना गया है? गिफ्ट्स रिसीव करना रिकमेंडेड नहीं माना गया है। इनहेरिटेंस यानी कि पुश्तैनी जायदाद को अधिग्रहित करना वो एक रिकमेंडेड वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग वेल्थ नहीं है। या कॉन्क्वेस्ट करना यानी कि जीत के कहीं से लूट के यानी कि रेड कॉन्क्वेस्ट वगैरह करके धन अर्जित करना सही तरीका नहीं है। सो इन चारों में से कौन सही तरीका नहीं है? आर्म्स, गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस और रिक्वेस्ट। अगेन रिपीटिंग, मनुस्मृति से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में इसलिए है क्योंकि इट वॉज अ लीगल टेक्स्ट, एक लीगल टेक्स्ट था जहाँ पे हर एक चीज़ से रिलेटेड, चाहे विवाह हो, चाहे वेल्थ एक्यूमुलेशन हो, कास्ट स्ट्रक्चर हो, ऑक्यूपेशन हो, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें दर्ज हैं। मनुस्मृति इज अ पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र। बहुत सारी अन्य स्मृति भी धर्मशास्त्र में आती है, लाइक नारद स्मृति हो गया, यज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, हमारे पास मनुस्मृति भी उसका ही पार्ट है। सो आर्म्स जो तरीका है भीख मांगना, दैट वाज नॉट अ रिकमेंडेड वे फॉर द मेन टू एक्यूमुलेट वेल्थ अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। बाकी आप गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं, आप इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट कर सकते हैं वेल्थ को अपने पूर्वजों से, एंड आप कॉन्क्वेस्ट करके भी वेल्थ ग्रहण कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो आर्म्स वाइज यानी कि भीख मांगना एक रिकमेंडेड तरीका नहीं था। ऐसा माना गया था कि आप भीख मांग के धन अर्जित नहीं कर सकते। सो कुल मिला के अगर आप बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति कोई 7 तरीके बताए गए हैं। 7 मेथड्स आर रिकमेंडेड फॉर द वेल्थ एक्यूमुलेशन फॉर द मेन। उसमें से ये 3 तरीके हैं, भिक्षा तो नहीं आता। इसके अलावा आप निवेश करके कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, या कहीं से आपने काम किया है थ्रू वर्क कमा सकते हैं, या आपको वर्क, उपहार, इनहेरिटेंस, कॉन्क्वेस्ट के अलावा आप कहीं से खरीद के, किसी से हमने परचेज कर लिया, या कहीं से डिस्कवरी करके भी कोई गड़ा हुआ धन था, इसको भी आपने एक्यूमुलेट करके अपना धन आप बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 248 नंबर क्वेश्चन। वही चीज़ है, बस इसमें महिला है पुरुष के जगह पे, कि महिलाओं के लिए कौन सा कमाई का वैध स्रोत नहीं माना जाता था अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति? क्या माँ से उपहार ग्रहण करना एक लेजिटिमेट सोर्स नहीं था? क्या निवेश करके पैसा कमाना एक लेजिटिमेट सोर्स नहीं था? क्या विवाह में जो उनको उपहार मिले हैं उन उपहारों को डिटेन करना एंड उनको अपनी मिल्कियत कहना, अपनी जायदाद कहना, या पैसा अर्जित किया मानना, ये एक वैध तरीका नहीं था या लेजिटिमेट वे नहीं था? या इनमें से कोई नहीं? यानी कि ये तीनों थे, या इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स होंगे जो इलिजिटिमेट माने गए थे। पुरुषों के लिए 7 रिकमेंडेड तरीके थे, महिलाओं के लिए 8 रिकमेंडेड तरीके थे। उसमें सारे गिफ्ट्स वगैरह आते थे। आपको मदर से कोई गिफ्ट मिला, फादर से गिफ्ट मिला, ब्रदर से कोई गिफ्ट मिला, शादी के समय कोई गिफ्ट मिला, ऐसे ही आपके हस्बैंड ने कोई गिफ्ट दे दिया, या कहीं किसी ओकेजन पे, सेरेमोनियस ओकेजन पे आपको कोई गिफ्ट मिला। दीज ऑल वेर काउंटेड फॉर वुमेन, कि ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू महिला अपना धन अर्जित कर सकती है। बट निवेश वॉज नॉट वन ऑफ द रीजन। ये पुरुषों के लिए होता था, चाहे वर्क करना हो गया, कॉन्क्वेस्ट करना हो गया, ये सारी चीज़ें पुरुषों के लिए होती थी। इवन जायदाद को अधिग्रहित करना भी पुरुषों के लिए था, बिकॉज मनुस्मृति वॉज पैट्रिलिनियर टेक्स्ट। इसमें पैट्रिलिनियर से जुड़ी चीज़ें हैं, मैट्रिलिनी का तो कोई कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किया ही नहीं गया है। एंड अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मान भी तो मैट्रिलिनी आज भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो बहुत सारे लोग अब ये आर्ग्यू करेंगे कि सर मैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट तो मेघालय साइड में होता है, हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा था कि भाई महिलाएं चीज़ें रेगुलेट करते हैं। आपने जो भी सुना है बहुत सही सुना है, बट थोड़ा सा अगर डीप में आप जाएंगे तो वो सोसाइटी जो है वो कम्प्लीटली मैट्रिलिनियर नहीं है, नहीं कम्प्लीटली मैट्रियार्कियल है, क्योंकि महिलाओं में धन तो बढ़ता है लेकिन वो महिलाओं के बच्चों में बटेगा फिर वो उनकी अनुमति से। जो जैसा सपोज ए और बी है, ए और बी की शादी हुई, ए इज़ मेल एंड बी इज़ फीमेल। तो अब इन दोनों के 2 बच्चे हैं, सी और डी। सी इज़ फीमेल एंड डी इज़ मेल। तो अब इन दोनों का जो धन है वो बटेगा सी में, लेकिन आफ्टर द डेथ ये डिसाइड करेगा कि इनके बच्चों में
मतलब इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम डिसाइड करना नहीं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपॉन हिम। जो लड़का है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें अपने सिस्टर के घर में पैसा बांटना, बिकॉज दिस इज नॉट योर पार्ट। तुम्हारा जो पैसा आएगा वो तुम्हारी वाइफ की तरफ से आएगा। तो यहाँ पे भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ पे लाई करती है, ऑन द मेल। तो ना ही सोसाइटी पैट्रियार्कियल है, ना ही सोसाइटी मैट्रियार्कियल है, ना ही सोसाइटी मैट्रिलिनियल। कहने को तो बट रहा है हमारे पास महिलाओं के बीच, लेकिन चैनल कहाँ से है, थ्रू द सन्स। तो दिस इज नॉट कम्प्लीटली मैट्रिलिनियल। पैट्रियार्कल में क्या होता है या पैट्रिलिनियल में क्या होता है, पैट्रियार्कल में सारी चीज़ें पुरुष रेगुलेट करते हैं, वहाँ पे कहीं भी महिलाओं का लीड करने का कोई स्कोप नहीं होता। एंड पैट्रिलिनियल में हमने क्या देखा था कि भाई पैसा जो आता है, मतलब जो विभाजित होगा वो पुरुषों में होगा। ऐसा थोड़ी नहीं होता था कि बेटियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप अपने भाइयों बांटे, ऐसा तो कहीं नहीं था। सो अगर ऐसा होता तो कैन वी से इट कि ये जो सोसाइटी है वो कम्प्लीटली पैट्रिलिनियल है, ऐसा हम थोड़ी कह सकते थे। सो दिस इज द केस। आज भी कहीं पे मैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता। नाउ 249 अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट प्योर। ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है, कौन सा जो क्रियाकलाप है वो प्योर नहीं माना गया, शुद्ध नहीं माना गया। सो क्या गाय भैंसों को चढ़ाना एक शुद्ध एक्टिविटी नहीं मानी जाती थी? क्या कृषि करना एक शुद्ध एक्टिविटी नहीं मानी जाती थी? क्या युद्ध लड़ना एक प्योर एक्टिविटी नहीं मानी जाती थी? या फांसी देना एक प्योर एक्टिविटी नहीं मानी जाती थी? आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स में बताना है। चरवाहा मतलब गाय भैंसों को चढ़ाना, पैस्टोरलिज्म करना, या एग्रीकल्चर को फॉलो करना, लड़ाइयाँ करना, या एग्जीक्यूशन फांसी वगैरह पर चढ़ाना, इनमें से कौन सा जो केस है, वो कौन सी जो एक्टिविटी है वो प्योर एक्टिविटी नहीं मानी जाती थी? सो अगर आपने प्योर और इम्प्योर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो देयर वर सम एक्टिविटीज जिनको प्योर कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करा गया था, किन्हीं एक्टिविटीज को इम्प्योर कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करा गया था। तो जो इम्प्योर कैटेगरी के अंदर वाली एक्टिविटीज को करते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, अनटचेबल्स कहते थे। इनमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती थी? आपको मुर्दों को दफनाना है या जलाना है, आपको गड़े मतलब जो स्ट्रेंज लोग हैं जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं है उनको उनके मुर्दों को डिस्पोज करना है, उनके मुर्दों का दाह संस्कार करना है, आपको जानवरों की लाशों को ठिकाने लगाना है, आपको जो फिशिंग है वो करना है, आपको एग्जीक्यूशन करना। सो दीज ऑल द एक्टिविटीज वर कंसिडर्ड इम्प्योर। एंड बाकी प्योर एक्टिविटी में एडमिनिस्टर करना, एग्रीकल्चर, ट्रेड, वेद पढ़ना, पढ़ाना, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाना, ऑल दिस एक्टिविटीज वेर कंसिडर्ड प्योर। तो पेस्टोरिज्म भी प्योर है, एग्रीकल्चर भी प्योर है, वॉरफेयर भी प्योर है, एंड एग्जीक्यूशन फांसी देना वॉज इम्प्योर। ये अनटचेबल्स करते थे, ये जो चांडाल थे वो फांसी वगैरह देते थे। तो दिस वॉज द केस विद प्योर एक्टिविटीज। नाउ 240, यहाँ पे ये जो स्कल्पचर है वो कहाँ पे मिला है, वेयर दिस स्कल्पचर हैज बीन फाउंड। क्या ये स्कल्पचर मथुरा में मिला है, या तिरुपति में मिला है, या अमरावती में मिला है, या वैशाली में मिला है? इन चारों में से किस जगह पे जो इंस्क्रिप्शन है, किस जगह पे जो मूर्ति है वो हमें मिली है? तो आपको सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा पहले इस मूर्ति को देखें कि भाई ये मूर्ति क्या बता रही है, ये मूर्ति किस चीज़ को दर्शा रही है, व्हाट इज द सीन डिपिक्टेड बाय दिस स्कल्पचर, ये जो दृश्य है वो क्या कह रहा है। उसके बाद आप आसानी समझ जाएंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वैशाली, अमरावती, तिरुपति या मथुरा। तो चलिए अब जानते हैं कि इस मूर्ति में किस सीन को दर्शाया गया है। यहाँ पे ये जो है वो एक मास्टर है, एंड ये जो है वो प्रोबेबली शायद इसका स्लेव होगा या इसका अनुयायी होगा, ये शायद इसका भरण पोषण करते होंगे। साउथ इंडिया में हमने जब देखा था कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जब बाकी के क्षेत्रों में ऐसा होता था कि अनइवन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पास बहुत पैसा था, शूद्रों के पास ना के बराबर पैसा था। तो साउथ इंडिया में हमने देखा था, खासतौर पर जो तमिल इलाके में टेरिटरी थी, वहाँ पे जो अमीर लोग होते थे दे वर एक्सपेक्टेड टू शेयर सम ऑफ देयर वेल्थ, कि उनको कुछ अपना धन शेयर करना पड़ता था गरीबों के बीच, मतलब दे वर कंसिडर्ड एज मास्टर। एंड बाकी जो बांटा है लोगों के बीच, एंड ऑफन वो लोग कौन होते थे, बाइट्स वगैरह होते थे, बड़े बड़े गवैये होते थे जो राजाओं को एंड सरदारों को प्रेज करके या व्यापारियों को प्रेज करके उनकी प्रशंसा करके गाने के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू प्रशंसा करके उनसे पैसा लेते थे, उनसे चैरिटी करवाते थे अपने फेवर में। तो ये उसी एक चैरिटी का दृश्य है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस मास्टर इज पुटिंग हिज हैंड ऑन द हेड ऑफ स्लेव और द हेड ऑफ बार्ड, एंड फिर ये इनको ले जा रहा है, मतलब शादोत्थान कर रहा है इनका। तो दिस कॉन्सेप्ट वॉज वैशाली से भी नहीं निकलता है, मथुरा से भी नहीं, क्योंकि साउथ ये जो कॉन्सेप्ट था शेयरिंग वेल्थ का वो तो साउथ इंडिया में था। एंड अमरावती और तिरुपति ये दोनों हमारे पास एक रीजन है वो जो साउथ इंडिया में आते हैं, बट दिस स्कल्पचर हैज नॉट बीन फाउंड इन तिरुपति, ये अमरावती में मिला है। मथुरा वैशाली तो ऐसे ही जाने दिए क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि लोग शेयर करते अपने एक्स्ट्रा वेल्थ को। साउथ की तमिल इलाके में टेरिटरी में था, तो क्या या तो वो तिरुपति हो सकता है या वो अमरावती हो सकता है। तो अमरावती विल बी द करेक्ट आंसर। अमरावती आज आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी है, एंड अमरावती के अलावा भी वो लोग बहुत सारी कैपिटल बना रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो जो अमरावती की सिटी को डेवलप कर रहा है, क्योंकि पहले जो आंध्र प्रदेश था उसमें तेलंगाना का पार्ट नहीं था, तेलंगाना वॉज
इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ जो हमारा आंध्र प्रदेश है आज का। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। व्हेन दे गॉट सेपरेटेड, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हैदराबाद चला गया तेलंगाना में। एंड अभी आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, दैट इज़ इन मेकिंग, वो अभी बनी रही है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मौली से कॉन्टैक्ट किया था उस ज़माने के जो चीफ मिनिस्टर थे, एंड राजा मौली विल बी मेकिंग ऑल द, जैसे सिटी तो वो नहीं बना पाएंगे लेकिन वो मिल के जो सिटी के अथॉरिटीज़ हैं उनको शायद वो उस ज़माने की रॉयल लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राजा मौली है। राजा मौली कौन है? हमारे बाहुबली फिल्म का डायरेक्टर। तो उनको कांटेक्ट किया गया था प्रोबेबली, शायद अगर आप देखेंगे तो अमरावती जब बन के तैयार होगी, अभी भी कैपिटल है ही लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी बन ही रही है, तो प्रोबेबली ये कुछ 5-6 सालों में बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये देखने लायक होगा किस तरीके से इन्होंने इस सिटी की रचना की है। So this sculpture has been found in Amravati, not Tirupati, not Mathura, not Vaishali। एंड अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 को अटेम्प्ट करते हैं। होप कि आपने लेवल 1 में सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा एंड लेवल 2 में आपके 5 क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहा है। तो सेकंड लेवल की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जातीज आर नॉट करेक्ट। कि जातियों के बारे में हमने देखा था कि एक वर्ड में बहुत सारी जातियाँ होती थी। ब्राह्मणास जब भी किसी नई कम्युनिटी से मुखातिब होते थे, इनकाउंटर करते थे वो किसी नई कम्युनिटी का, एंड उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिलती थी तो वो उसे एक जाति के तौर पे करार दे देते थे। कंडीशन ये था कि उनकी जो फीचर्स है वो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से मैच करनी चाहिए, वो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट ना कुछ चीज़ें करते हो। सो ऐसे जातियों के बारे में कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। जातीज इज अ सब कैटेगरी ऑफ वर्ण हुज नंबर वॉज नॉट फिक्स्ड। कि जाति वर्ण की उप श्रेणी है, मतलब नीचे आता वर्ण के, मतलब सब कैटेगरी अंदर ही आता, जिसकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, मतलब कुछ भी कितनी भी हो सकती है। पहला स्टेटमेंट, and you have to choose those statements which are correct. Sometimes जातिज which shared a common profession were organized into a guild। कभी कभी जातियाँ जो एक सामान्य पेशे को साझा करती थी उनको एक श्रेणी में, उनको एक गिल्ड में संगठित करा जाता था। स्वर्ण कार्ड रेफर्स टू द जाति द पीपल हु डू आयरन वर्क। स्वर्ण कार्ड का तात्पर्य ऐसी जाति से है जहाँ पे लोग लोहे का काम करते हैं। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अबाउट दीज जातिज। की इन जातियों के बारे में शिलालेखों के तौर पे हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं। शिलालेख हो गया, अभिलेख हो गया, इनके तौर पे इनके थ्रू हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल है ऑफ दीज कास्ट ऑफ दिस जातियाँ। नाउ क्या केवल पहला स्टेटमेंट सही है या पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा चौथा तीनों सही है, या ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये चारों ही स्टेटमेंट सही है? आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में बताना है। डू आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स टू। चैट बॉक्स में भी लिखें एंड कमेंट बॉक्स में भी लिखें। एक एक करके ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करते जाना है। लाइक जो चौथा ऑप्शन है, चौथा स्टेटमेंट है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अबाउट दिस जातीज। इन जातियों के बारे में हमारे पास बहुत सारी इंस्क्रिप्शन है जहाँ से इनके बारे में पता चल सकता है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जातियों के बारे में बहुत कम इंस्क्रिप्शन, बहुत कम चीज़ें लिखी गई है। एक जो मंदसौर का इंस्क्रिप्शन था दैट वाज एक्सेप्शन, एक अपवाद था वो। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सी में फोर्थ स्टेटमेंट का मेंशन है। देन ऑप्शन स्टेटमेंट 3 अगर देखेंगे तो स्वर्ण कार्ड रेफर्स टू द जाति ऑफ द पीपल हु डू आयरन वर्क। स्वर्ण कार्ड ऐसी जाति को डिनोट करता है जहाँ पे लोग लोहे से जुड़ा कारोबार करते हैं। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि स्वर्णकार यानी कि द पीपल हु आर डूइंग द वर्क्स रिलेटेड टू गोल्ड, जो सोने से जुड़े हुए कारीगरी को करते हैं। स्वर्णकार मतलब सोनार, गोल्ड स्मिथ। ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तीसरा चौथा दोनों इनकरेक्ट है। या तो हमारा आंसर ए होगा या बी होगा या डी होगा। अब देखते हैं कि 1 और 2 में से कौन सही है कौन गलत। जाति इज सब कैटेगरी ऑफ वर्ड हुज नंबर्स वेर नॉट फिक्स्ड। की जाति सब कैटेगरी है वर्ड की, वर्ड के अंदर ही आती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ये भी करेक्ट है कि एक जाति, एक वर्ण के अंदर बहुत सारी जातियाँ हो सकती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जाति में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। जैसे वर्ण सिस्टम में हमने देखा था 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसे ही जातियों में कोई प्रतिबंध नहीं था। जो भी नई कम्युनिटीज़ ब्राह्मणवादी विचारधाराओं से मुखातिब होगी, इनकाउंटर होगी, एंड उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो हमारी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से मिलेंगी, उनको एक जाति के तौर पर करार दे दिया जाएगा। जैसे स्वर्णकारों को एक जाति माना गया, जैसे बुनकरों को एक जाति माना गया, लोहारों को एक जाति माना गया, ऐसे। लेकिन निषादों को नहीं माना गया क्योंकि दे वर फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस दैट वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज। वो ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे जो कम्प्लीटली अगेंस्ट थी। वो इंडोगैमी कर लेते थे, वो कभी कभी गंधर्व विवाह कर लेते थे, राक्षस विवाह कर लेते थे। दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज वर नॉट अलाउड और वेर प्रोहिबिटेड बाय द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। इसीलिए उनको जाति के तौर पे डिजाइग्नेट या कैटेगराइज नहीं करा जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। तो या तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। अब बात आती है स्टेटमेंट 2 सही है या नहीं सही है। तो जाति के लोग जब एक ही पेशे को फॉलो करते थे, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, और फिर ये जो जातियाँ हैं जैसे स्वर्ण कार्ड की जाति है, तो इसमें ऐसा माना जाए कि सारे ही लोग सोने का कारोबार करते थे, तो ये गलत हो, क्योंकि ऐसा नहीं था। बहुत सारे जो जाति के लोग हैं वो अन्य कामों को भी करते थे। जैसे हमने रेशमी बुनकर के
समुदाय को देखा था तो बहुत सारे लोग बायोग्राफी लिखते हैं, बहुत सारे लोग म्यूजिक सुनते हैं, बहुत सारे लोग वॉरफेयर करते हैं। नाम तो स्वर्णकार था, जैसे मेरे जनरेशन के सारे ही लोग सोने से जुड़ी कारीगरी में इन्वॉल्व है, लेकिन मेरे आने वाली जनरेशन जो है, मेरे बाद जो जनरेशन आएगी, प्रोबेबली उसमें से कुछ लोग हैं जिनको टेक्स्ट पढ़ना बहुत सही है, वो वेदों को पढ़ाएंगे। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एग्रीकल्चर करना बहुत पसंद होगा, जिनको खेती करना बहुत पसंद होगा, एंड वो उसमें बहुत कुशल होंगे, बहुत प्रोफिशिएंट होंगे, तो वो फिर अलग पेशे को भी अपना सकते हैं, रहेंगे वो लेकिन स्वर्णकारी। क्यों? क्योंकि अब जो है कास्ट सिस्टम वो ऑक्यूपेशन बेस्ड तो है नहीं, वो अब किस पे बेस्ड है? बर्थ पे। तो स्वर्णकार के यहाँ अगर पैदा हुआ तो स्वर्णकार ही कहलाएगा, चाहे वो अलग अलग प्रोफेशन को भी करे। लेकिन ऑफन जब एक जाति में, एक कास्ट में अगर एक बहुत सारे लोग ग्रुप में एक सिमिलर काम करते हैं तो उनको गिल्ड में तब्दील कर दिया जाता था, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सके, लोग साथ में प्रोडक्शन करेंगे तो साथ में इनपुट्स खरीदने के लिए पैसे लगा सकते हैं, एंड साथ में वो लोग फिर मार्केट में जाके रिस्क बेयर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो साथ में बांटेंगे, शेयर होगा मतलब लॉस होगा तो उसको भी साथ में शेयर करेंगे। तो ये जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है दैट आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। बाकी ये जो दो ऑप्शन है तीसरा और चौथा, बाकी ये जो दो स्टेटमेंट है तीसरा और चौथा, ये दोनों गलत हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर करेक्ट, कि धन के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द पैटर्नल वेल्थ वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द सन आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, कि माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति को बेटों के बीच वितरित किया जाना था। एंड ये जो टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट के अनुसार हम ये कथनों को एनालाइज करेंगे, वो टेक्स्ट है मनुस्मृति, यानी कि मनुस्मृति में क्या ऐसा लिखा गया है कि माता पिता की मृत्यु के बाद जो धन है उनको बेटों में बांट दिया जाएगा इक्वली। उसके बाद यंगेस्ट सन शुड गेट द एल्डेस्ट शेयर, कि सबसे छोटे बेटे को सबसे बड़ा शेयर मिलना चाहिए, एंड एल्डेस्ट डॉटर कुड क्लेम शेयर इन द पैटर्नल वेल्थ, की सबसे बड़ी जो बेटी होती है उनको पैतृक संपत्ति में से कुछ हिस्सा मिल सकता है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको हमें सही जवाब बताना है। क्या पहला केवल सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, दूसरा तीसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पहला तीसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है? तो एक एक करके ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाएं, पहले सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है, आप पहले जवाब दें, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, दोनों ही जगह पे जवाब दें। कहीं पे कंफ्यूजन है फिर यू कैन आस्क अस टू। जितने भी लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें से हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, तो एज अ टीम ऑफ ब्लेड लर्नर आपको क्या करना है, आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस की भी क्वेरी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री की भी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड वैसे हमने तो गूगल फॉर्म का लिंक दे ही दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर उसके भी अलावा गूगल फॉर्म भरना भी आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत का काम है, तो आप सीधे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं हमें, सीधे इंस्टाग्राम पे, या तो आप पर्सनल डीएम कर लें, या आप हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएं, वहाँ पे आप ग्रुप में मैसेज कर दें। ग्रुप में भी अगर आप इनकम्फर्टेबल अपने डाउट्स पूछने के लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप में जो एडमिन वगैरह है उनके ऊपर जाके आप मैसेज डाल दें कि भाई हमें पॉलिटिकल साइंस में इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है। देन जो हमारी कंसर्न फैकल्टी है वो आपसे कांटेक्ट करके आपको उसका जवाब बता देगी, पूरी डाउट्स को क्लियर कर देंगे। पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, कि पैटर्नल वेल्थ जो था, पैतृक संपत्ति जो थी वो बेटों में बांटी जानी थी। सो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि सबसे छोटे बेटे को सबसे बड़ा शेयर मिलना चाहिए था, होता सबसे उल्टा होता इसका उल्टा था। जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसे सबसे बड़ा शेयर मिलता था, मतलब उसको एक स्पेशल शेयर मिलता था। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि डॉटर्स वेर नॉट लीगलाइज्ड टू क्लेम शेयर इन द पैटर्नल वेल्थ। उनको कोई भी हक नहीं था कि वो हिस्सेदारी मांग सकती थी अपनी पैतृक संपत्ति में। सो नीदर द एल्डेस्ट डॉटर नॉर द मिडिल डॉटर नॉर द यंगेस्ट डॉटर कोई क्लेम नहीं कर सकता था पैटर्नल वेल्थ के शेयर में। सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग दीज ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि ये तीनों जो स्टेटमेंट आपके सामने कथन है उनमें से केवल पहला स्टेटमेंट सही है, इसको ऑप्शन ए दिखाता है। 213वां क्वेश्चन, अगेन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कथनों को पढ़ें। मनुस्मृति वॉन्ड वुमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड। मनुस्मृति ने कहा महिलाओं को कि आप कोई भी संपत्ति अपने अंदर नहीं रख सकते बिना 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 पति की अनुमति के। पहला स्टेटमेंट। अपर क्लास वुमेन हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, की उच्च वर्ग की महिलाओं का संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उस जमाने की बात की जा रही है यहाँ पर, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की, प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि आज के ज़माने की बात। इन द टेरिटरीज ऑफ तमिलाकम, तमिलाकम के क्षेत्रों में द वेल्दी वेयर सपोज टू शेयर द वेल्थ अमाउंट्स पुअर, की तमिलाकम के क्षेत्रों में जो अमीर होते थे उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि आपको गरीबों के बीच अपना धन साझा करना है। अब इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से कथन सही है? क्या केवल पहला सही है, पहला तीसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, या ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी स्टेटमेंट्स सही हैं? यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर। आपको सही ऑप्शन हमें बताना है, चैट बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में।
पहले स्टेटमेंट से अगर आप शुरुआत करेंगे तो बहुत ईजी है इसको फिगर आउट करना। ये जो पहला स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, क्योंकि मनुस्मृति ने वार्न किया था वुमेन को कि आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने अंदर नहीं रख सकती विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड। बाकी जो गिफ्ट्स वगैरह वो तो आपके लिए लीगलाइज कर ही गए, दैट आर द लीगलाइज सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू, कि आप गिफ्ट्स ले ले अपने माता से, पिता से, या टोकन ऑफ अफेक्शन के तौर पे गिफ्ट ले ले, ब्राइडल प्रोसेसन में मतलब शादी के दौरान आप गिफ्ट ले ले। आप जब यज्ञ वेदी पे बैठी हुई हैं शादी के दौरान तो वहाँ पे आपको जो भी उपहार मिलता है, वहाँ पे जो भी आपको नजराना मिलता है वो भी रख सकती हैं आप। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी अपने अंदर पजेस करनी है तो यू कैन नॉट डू इट विदाउट द परमिशन ऑफ योर हस्बैंड। तो मनुस्मृति ने इस चीज़ को लेकर हिदायत दी थी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि अपर क्लास वुमेन हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल। ये जो स्टेटमेंट है ये बस एक एक्सेप्शन में सही हुआ था, प्रभावती गुप्त के एक्सेप्शन। प्रभावती गुप्त वॉज द क्वीन ऑफ वाकाटका किंगडम, 20 सालों तक रही थी एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया से रूल किया था उन्होंने, एंड वो लैंड ग्रांट भी देती है, एक हमने देखा था पिछले चैप्टर में। तो बस एक केस में हमने देखा था, बाकी अपर क्लास वुमेन के पास जो भी प्रॉपर्टी होती थी कंट्रोल कहने को तो उनका ही होता था, पोजीशन उनकी है, लेकिन कंट्रोल उनके हस्बैंड का होता था। ऑल द वेल्थ, ऑल द ग्रेडी, ऑल द रिसोर्सेज वेर डायरेक्टली इन द कंट्रोल ऑफ देयर हस्बैंड। सो अपर क्लास वुमेन का भी यही हाल था, बस एक एक्सेप्शन प्रभावती गुप्त। नाउ तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। तीसरा जो स्टेटमेंट दैट इज इन द टेरिटरीज ऑफ तमिलाकम। तमिलाकम के टेरिटरी में वेल्दी को ये कहा जाता था, अमीरों से ये अपेक्षा की जाती थी कि अपना धन आपको गरीबों को बांटना है, उनके बीच बांटना, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है खाने पीने को। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट से ये, इसीलिए तुमने देखा वो जो तस्वीर अभी देखी उसमें मास्टर अपने अंदर एक बार्ड को उनके माथे पे हाथ रखकर, दैट मीन्स कि वो उनके फेवर में चैरिटी कर रहा है, वो उनको उनकी सहायता कर रहा है। सो ये लोग इसलिए करते थे क्योंकि तमिलाका में कल्चर ही ऐसा था। बार्ड्स वगैरह या जो भी गरीब लोग होते थे वो अपने ज़बान को मीठा करते थे, शीरी करते थे, एंड फिर वो पोइट्री के थ्रू, गाने के थ्रू, प्रोज के थ्रू राजाओं को, सरदारों को रिझाते थे कि वो कुछ पैसा दे हमें, एंड फिर जो राजा हैं, सरदार वगैरह हैं, वो पैसा दिया करते थे इनका गुजर बसर हो सके जिससे। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन ये जो प्रथा है वो तमिलाकम के अलावा कहीं नहीं फॉलो की जाती थी, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि जो चैरिटी इस लेवल की होती थी, अमीर अपना धन है वो गरीबों में बांटते थे। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बहुत अनइवन हुआ, क्योंकि जितने भी आपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो जो भी पैसे कमाने वाले काम है वो सब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में बांट दिए गए हैं। शूद्रों में तो कोई काम ही नहीं, उनको कहा गया कि आपको तीनों की सेवा करनी है। वैश्यों के पास है कि आप एग्रीकल्चर करें, ट्रेड करें, उससे पैसा आता है। क्षत्रिय भाई रूली करेगा तो टैक्सेस के थ्रू पैसा कमाएगा। एंड ब्राह्मणास चूँकि वो सबसे टॉप नॉच में बिलोंग करते थे तो उनको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे, अनगिनत पैसा दिया जाता था। ऑफन वो बहुत अमीर होते थे, कभी कभी किसी किसी केस में ब्राह्मणों को भी गरीब दिखाया गया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ब्राह्मणास वेयर कंसिडर्ड एज रिच। लेकिन शूद्र के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था पैसा कमाने का, तो कहाँ से उनके पास पैसा आता? अब जब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है तो वो तो और ज़्यादा पाताल में चलते जाएंगे ना। इसी चीज़ को तो कच्छना ने पॉइंट आउट किया कि अगर हमें सोशल डिफरेंसेस को हटाना है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उनको फाइनेंशियली सशक्त करना पड़ेगा। यही आज की भी नीड ऑफ द आवर है। आज भी अगर आप जिस भी कम्युनिटी की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, ऐसे जेंडर्स की बात करें, ऐसे कास्ट की बात करें जो निचले तबके में हैं, उन्हें हमें अपलिफ्ट करने के लिए उनको फाइनेंशियली स्टेबल बनाना पड़ेगा। दैट डज नॉट मीन कि हम उन्हें खैरात बांटना शुरू कर दें, उन्हें भीख देना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट द अप्रोच। उन्हें पढ़ा लिखा के स्टेबल बनाना पड़ेगा कि वो इस कॉम्पिटिशन के दौर में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें, एंड फिर जो फाइनेंसेस है, रिसोर्सेज है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि अभी के टाइम में 21st सेंचुरी में कोई भी रिसोर्स, कोई भी पैसा ट्राइब को देख के, रेस को देख के, रिलीजन को देख के, कास्ट को देख के, कलर को देख के, जेंडर को देख के नहीं आता है। इफ़ यू आर डिजर्विंग तो आप उस मुकाम को पालेंगे जिसके लिए आपने ख्वाहिश रखी है। तो ये एक अप्रोच होनी चाहिए जिस भी गवर्नमेंट की है, जिस भी देश में गवर्नमेंट है, वो किसी भी कम्युनिटी को अगर अपलिफ्ट करना चाहती है तो फर्स्ट ट्राई टू मेक देम फाइनेंशियली स्टेबल, एंड वो एजुकेशन से ही हो पाएगा। एजुकेशन अलग अलग टाइप की होती है, एकेडमिक एजुकेशन होगी, स्किल लेवल की एजुकेशन होगी, मॉरल एजुकेशन होगी, सारी चीज़ें हमें बांटनी पड़ेंगी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है कि महिलाओं को मना किया गया था कि आप कोई प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड के परमिशन के विदाउट ना रखें। एंड तमिलाकम के टेरिटरी में लोग, जो अमीर लोग होते थे, वो ऑफन अपने धनों का वितरण करते थे गरीबों के बीच। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि ये जहाँ पे कुछ क्लू आपके सामने दिए गए हैं, आपको कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, चरित्र की पहचान करनी है। पहला क्लू है कि वो राक्षस वंश से बिलोंग करती हैं, भीम के साथ उनकी शादी हुई है, एंड वो घटोत्कच की माता है। कौन है ये पर्सनालिटी? क्या ये सुभद्रा है, क्या ये द्रौपदी है, क्या ये गांधारी है, क्या ये हिडिंबा है? ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर 2021 में भी आया हुआ टर्म 1 के, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडिंबा है ये, सुभद्रा है ये, या द्रौपदी है ये, गांधारी है ये? बहुत इजी क्वेश्चन है। भीम के साथ किसकी शादी हुई थी? राक्षस क्लैन से कौन बिलोंग करता था? घटोत्कच की माता कौन है? तो द करेक्ट आंसर इज हिडिंबा। हिडिंबा ही सही उत्तर है। सुभद्रा की अगर बात करें तो शी वॉज द सिस्टर ऑफ कृष्ण, एंड की शादी अर्जुन से होती है। वो एक
आप खेले तो राक्षस विवाह था, अर्जुन इन्हें भगा के ले जाते हैं। एंड राक्षस विवाह में क्या था कि राक्षस विवाह इज नॉट कि आप राक्षस के साथ शादी कर रहे हैं। राक्षस विवाह वॉज अ कैटेगरी जिसका मतलब ये होता था कि एक कपल जो है वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन भाग के शादी करते हैं। गंधर्व विवाह में प्रेम तो करते थे लेकिन भाग के लिए शादी होती थी। सुभद्रा और अर्जुन की जो शादी है वो आप राक्षस विवाह में मान सकते हैं। द्रौपदी सबको पता है, गांधारी सबको पता है, दुर्योधन की माता है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55th क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो मिलान है वो सही है। शकाज मेट्रोनिमिक्स, शक मातृनाम, सत्वाना, मलेच्छ, वर्ण आदेश, वर्ण ऑर्डर जो है, आदेश नहीं वर्ण व्यवस्था होगा, पुरुष सूक्तम, क्षत्रिय वणिक, मृच कट्टिका। मैचेस आपको देखना, कहीं ना कहीं मैचेस में से किसी न किसी मैचेस का सही कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ। तो कौन सा जो मिलान है वो सही है। क्या शकों का मातृनाम के साथ मिलान सही है, या मलिक्षास का सत्वाना के साथ मिलान सही है, वर्ण व्यवस्था वर्ण ऑर्डर का पुरुष सूक्तम के साथ मिलान सही है, क्षत्रिय वणिक का मृच कट्टिका के साथ मिलान सही है। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पर बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड होप कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं 60 ही लोग अटैम्प्ट करेंगे। तो होप कि आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। एंड नाउ एक के बाद एक ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाए। मैट्रोनिमिक्स शक नहीं फॉलो करते थे, मैट्रोनिमिक्स सत्वानास फॉलो करते थे। तो दिस स्टेटमेंट, दिस मिलान इज नॉट करेक्ट, दिस मैच इज नॉट करेक्ट। ऐसे ही सत्वानास को मलिक्ष नहीं कहा जाता था, मलिक्ष कहा जाता था शकाज को। तो ये भी मिलान हमारा गलत है, ये दोनों तो गलत हो ही गया। तीसरा अगर देखें तो वर्ण ऑर्डर पुरुष सूक्तम, ये हमें कुछ सेंस लग रहा है क्योंकि वर्ण ऑर्डर का मेंशन पुरुष सूक्तम में है कि ब्राह्मण जो है मुख से निकले। पुरुष सूक्तम इज अ श्लोक ऑफ ऋग्वेदा, तो वहाँ से ब्राह्मण मुख से निकले हैं, बाजू से क्षत्रिय निकले हैं, जांग से वैश्य निकले हैं एंड शूद्र पैरों से निकले हैं। थर्ड मिलान इज करेक्ट। उसके बाद क्षत्रिय वणिक, मृच कट्टिका। मृच कट्टिका में ऐसे वणिक जो कैटेगरी होती है वो वैश्य कैटेगरी में आती है। वणिक जो कास्ट होते हैं, जाति होती है व्यापारियों की, वो वैश्य वर्ण के अंतर्गत आती है। मृच कट्टिका में ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे जो कैरेक्टर है, चीफ कैरेक्टर चारुदत्त, वो ब्राह्मण वणिक है। क्षत्रिय वणिक उसी सोर्स में मेंशन किया गया है, लेकिन क्षत्रिय वणिक का मेंशन मृच कट्टिका में नहीं है। ये जो सोर्स आपके किताब में दिया गया है ना, उसी में कहा गया कि हम कंफ्यूज हैं वणिक के पोजीशन को लेकर, क्योंकि वणिक वैसे तो वैश्य होते हैं, लेकिन मृच कट्टिका में एक टेक्स्ट है शूद्रक, जिसको 4वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया है। उस टेक्स्ट में जो है वो चारुदत्त ब्राह्मण वणिक बताया गया है। एंड इसके अलावा 5वीं शताब्दी में हमें एक इंस्क्रिप्शन भी मिलता है जहाँ पे 2 क्षत्रिय वणिक भाई हैं जिन्होंने मंदिर दान के लिए पैसा दिया है, धन दिया है, मंदिर निर्माण के लिए पैसा दिया है। तो यहाँ पे क्षत्रिय वणिक का जिक्र इंस्क्रिप्शन में करा गया है, न कि मृच कट्टिका में। मृच कट्टिका में ब्राह्मण वणिक का जिक्र करा गया। एंड चूंकि है तो ये एक ही सोर्स में मेंशन, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत सारे लोग क्षत्रिय वणिक को मृच कट्टिका के साथ सही मैच समझ के इसको ऑप्शन ए को सही मान भी रहे होंगे, बट दिस इज नॉट करेक्ट। मृच कट्टिका में जो लीड कैरेक्टर है वो चारुदत्त जो है वो ब्राह्मण वणिक है। ऐसा माना गया कि वो ब्राह्मण भी था और व्यापारी भी था, मतलब ट्रेड भी करता था। लेकिन ये जो क्षत्रिय वणिक का कॉन्सेप्ट है, ये हमें 5वीं शताब्दी में एक इंस्क्रिप्शन मिला जहाँ पे 2 भाई हैं जो वॉरफेयर में भी इंगेज है, व्यापार भी करते हैं। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए कुछ धन दिया, कुछ पैसा दिया, तो वहाँ से हमें मिला है, ना कि मृच कट्टिका से। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कि केवल जो तीसरा मिलान है वो सही है, वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्तम। बाकी मृच कट्टिकम का क्षत्रिय वणिक से नहीं कोई लेने देना है। मृच कट्टिका में ब्राह्मण वणिक की चर्चा, वहाँ पे जो चारुदत्त है वो ब्राह्मण वणिक है, न कि क्षत्रिय वणिक। तो ऐसे आपका जो लेवल 2 है वो खत्म होता है, लेवल 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 3 को अटेम्प्ट करते हैं। होप कि आपने लेवल 2 में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। लेवल 3 में जो 256वां क्वेश्चन हमारे सामने है, द वेल्डिएस्ट मेन वेर ब्राह्मणास एंड क्षत्रिय। सबसे धनी व्यक्ति ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे। रीजन वाला जो स्टेटमेंट है, दैट इज कभी कभी ब्राह्मणों को भी गरीब के रूप में चित्रित किया गया है। ऑप्शंस वोनली ABCD में से आपको चुनना है। बोथ A and R are true, R is the correct explanation of A and R are true, R is not the correct explanation of A is true but R is false, and R is true but A is false। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है। पहले दोनों स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करें, कितना सही है कितना गलत है, देन हम आगे बढ़ेंगे। पहले सत्यता की जांच करें, इन स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पढ़ें, देन समझे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। अगर इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट गलत होगा तो ऑप्शन हमारा या तो सी होने वाला है या डी होने वाला है। अगर दोनों ही सही है तो हमारा ऑप्शन बी या ए में से कोई होगा। तो अगर दोनों ही सही है, दोनों में से कोई गलत है, तो आप तो आसानी से चुन लेंगे। अब दोनों अगर सही है तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आर जो स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेटमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। द वेल्दिएस्ट मैन वेयर ब्राह्मणास एंड क्षत्रिय, ये एकदम सही बात थी क्योंकि इन्हीं के अंदर ऐसे प्रोफेशंस थे जिनमें पैसा होता था। क्षत्रिय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? रूल करना, जस्टिस देना, वॉरफेयर करना, इस सारों में ही पैसा था। आपने किसी राज्य को अटैक किया, जीत गए तो सारा धन आपका हो गया। आप रूल करते हैं, आप लोगों की वेल बीइंग को इंश्योर करते हैं, दैट मीन्स आपको टैक्सेस मिलेंगे।
ब्राह्मणास बीइंग ऑन द टॉप नॉच ऑफ द पिरामिड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कास्ट सिस्टम, तो उनको क्या मिलता था, उनको सबसे ज़्यादा महंगे गिफ्ट्स मिलते थे, वैश्यों से भी मिलते थे, क्षत्रियों से भी मिलते थे। क्षत्रिय भी अमीर होते थे लेकिन वैश्य भी अमीर होते थे, लेकिन क्षत्रिय एंड ब्राह्मणास उनसे भी बहुत ज़्यादा अमीर होते थे। रीज़न का स्टेटमेंट जो है वो भी सही है कि कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा दिखाया गया, ओकेजनली बहुत कम ऐसा एग्जाम्पल मिला जहाँ पे ब्राह्मणास वेर डिपिक्टेड एज पुअर, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं। तो वी कैन से कि ओकेजनली देयर वाज सम एग्जाम्पल जिसमें ब्राह्मणों को गरीब बताया गया है। तो इन दोनों में से हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है वो तो ऐसे हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब ये देखना है कि रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा ही नहीं कर रहा। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत ज़्यादा अमीर थे, इसका रीज़न ये थोड़ी नहीं हो सकता है कि कभी कभी ब्राह्मणों को गरीब भी दिखाया गया था, कोई लॉजिक ही नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय अमीर इसलिए थे क्योंकि इनके अंदर जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जो ऑक्यूपेशन इनको असाइन करे गए थे वो बहुत ज़्यादा इनको पैसा ला के देते थे। ब्राह्मणों का क्या था कि आप लोगों को पढ़ाएंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, इंतहाई दर्जे के गिफ्ट्स इनको मिलता था। क्षत्रिय का क्या था कि आप वॉरफेयर करेंगे, अटैक करेंगे, सारा पैसा आपका है, आप लोगों को रूल करेंगे, उनकी वेलबींग को इंश्योर करेंगे, टैक्सेस के रूप में सारा पैसा आपका है। तो ये रीज़न होगा, ये तो कोई रीज़न हो ही नहीं सकता कि क्षत्रिय और ब्राह्मण अमीर थे इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों को कभी कभी गरीब दिखाया जाता था। दिस रीजन स्टेटमेंट इज ट्रू बट दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग वेल द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। इसीलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी विल इज द करेक्ट आंसर कि आर और ए दोनों ही कथन तो सही है, अभिकथन और कारण वाला स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन अभिकथन को जो कारण का स्टेटमेंट है वो सही से जस्टिफाई या एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का अगेन एक क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज द डिफरेंस इन द सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्ड इट एज नेचुरल एंड फ्लेक्सिबल। कि बुद्धिज्म समाज में सामाजिक अंतर होते थे ऐसा माना गया था, लेकिन इसको वो लोग ऐसा नहीं मानते थे कि नेचुरल है, दैवीय उत्पत्ति हुई है, जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी बताया गया था, वैसा बुद्धिज्म वाले नहीं मानते थे। और ये भी मानते थे कि इसको बदला जा सकता है। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वेयर द प्राइमरी काउज बिहाइंड द डेनिग्रेशन ऑफ शूद्र के पतन के पीछे संसाधनों का असमान वितरण एक प्राथमिक कारण था। तो कौन सा जो सही ऑप्शन है वो होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स एंड बोथ ए एंड आर इज फॉल्स, आर आर फॉल्स। तो इन चार में से सही ऑप्शन क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, दोनों ही स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करनी है, उसके बाद आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। देन आपको ये देखना है अगर दोनों सही हैं तो आपको ये देखना है कि आर का जो स्टेटमेंट है, कारण का जो कथन है वो अभिकथन के कथन को जस्टिफाई कर रहा ही नहीं कर रहा, एक्सप्लेन कर रहा ही नहीं कर रहा। यहाँ पे असर्शन के स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग समाज में अंतर है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये हमने बनाया है, ये हमने बनाए हैं एंड दे कैन बी चेंज्ड, ये अल्टर हो सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। तो दिस इज करेक्ट। यही चीज़ तो कच्छन भी अपने वक्तव्यों में कहते हैं, अपने स्टेटमेंट्स में वो भी यही बात कहते हैं कि किसने बनाया, ये सोशल डिफरेंसेस कैसे आए हैं, ये इसलिए आए हैं बिकॉज लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी कोई दैवीय उत्पत्ति नहीं है एंड ये तब तक चलेंगे जब तक रिसोर्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसलिए तो एग्जाम्पल देते हैं वंद्यपुत्र को कि कल होकर अगर एक शूद्र अमीर हो जाता है तो क्या उसको ब्राह्मण या क्षत्रिय इज्जत नहीं देंगे? तो वंद्यपुत्र बोलता है क्यों नहीं देंगे, अगर शूद्र अमीर हो गया तो वो अपने अंदर नौकर के तौर पर ब्राह्मण को भी रख सकता है, क्षत्रियों को भी रख सकता है, वैश्यों को भी रख सकता है और किसी अन्य शूद्र को भी रख सकता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वाज द काउज बिहाइंड द डेनिग्रेशन ऑफ शूद्रास एंड अगर आप रीज़न देखें तो रीज़न भी यही है कि ब्राह्मणास बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट हैं, बुद्धिज्म के जो स्कॉलर्स थे वो इसलिए ऐसा मानते थे कि सोसाइटी में डिफरेंस नेचुरल और फ्लेक्सिबल नहीं है बिकॉज दीज डिफरेंसेस वर द काउज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन हुआ, सारी ही ऑक्यूपेशन जिससे पैसा कमाया जा सकता था वो ब्राह्मणों, क्षत्रियों एंड वैश्यों में बांट दिया गया था। शूद्रों के पास क्या ऑप्शन बचता है कि आपको इन दिनों की सेवा करनी है, कहाँ से पैसा मिलेगा? आप खुद ही सोचे कहाँ से पैसा मिलेगा, वेयर विल दे गेट मनी फ्रॉम? So uneven distribution of resources was the primary cause behind the denigration of Shudra and this was flexible। कैसे flexible है? अगर हम इसे even बना सके तो all the facts of assertion are here explained in the reason statement। कि कारण पहला तो ये है नेचुरल नहीं होने का कि भाई uneven distribution हमने खुद से करा है, हमने खुद से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बना लिया एंड फिर लोग धीरे धीरे गर्त में चले गए एंड सुधर कैसे सकते हैं? ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसे जब हमें इवन कर लेंगे तो सुधर जाएंगे। अभी भी जिस भी देश में पॉवर्टी होती है या इनकम गैप बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो सरकार क्या करती है, जिससे तबके के लोगों को प्रमोट करना शुरू करती है, जो लोअर इनकम ग्रुप के होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, उनको प्रमोट करना शुरू करती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती है स्किल लर्निंग में, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में एंड उनको सशक्त करना ही एकमात्र सहारा है कि हम इनकम गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम कभी भी इवन ऐसा नहीं कि सबके पास रिसोर्सेज समान तौर पर बटा, इस
इस स्टेज पे कभी वर्ल्ड पहुंच ही नहीं सकता, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। तो कभी आप ना सोचे कि ऐसे सिनेरियो क्रिएट होंगे कि सारे ही लोगों के पास समान मात्रा में धन है, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इनकम गैप जो इस लेवल का है कि 1% लोग 99% पैसा संभाले हुए हैं एंड 99% लोगों के पास 1% पैसा, ये इसको हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत हद तक एक हेल्दी इनकम गैप मेंटेन हो सकता है। ये तब होगा जब हम अपॉर्चुनिटी, जो अवसर है, उनमें समानता प्रदान करें। किसी गरीब घर का लड़का है, किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर, ट्राइब या रेस का लड़का या लड़की आके किसी भी अपॉर्चुनिटी में शामिल हो सकती है, ऐसी भी चीज़ें कर सकती हैं। दोज वेयर प्रीवियसली रिजर्व ओनली फॉर एलिट्स, जो पहले एलिट्स के लिए, कुलीन वर्ग के लोगों के लिए केवल रिजर्व होता था। सो दैट इज द सिनेरियो। सो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, कि ए एंड आर दोनों ही सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बुद्धिज्म इसलिए नहीं मानता था कि नेचुरल है, बिकॉज जब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बनाया गया तो ऐसा बनाया गया कि शूद्र डिनिग्रेट होते जाए एंड जो पैसे कमाने वाले तरीके थे, जो पैसे कमाने वाले प्रोफेशंस थे, वो तो इन तीनों में बांट दिए गए। एंड इनको सुधारा कैसे जा सकता है? दे आर फ्लेक्सिबल बट ओनली व्हेन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज इवनली, जब हम लोग इवनली समान रूप से संसाधनों का वितरण करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एग्जैम्पल है, आपको ये पढ़ना है। द्रौपदी इज सपोज टू हैव आस्क्ड युधिष्ठिर वेदर ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ बिफोर टेकिंग हर। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे, यानी ये द्वितीय क्रीड़ा का सवाल है, वो जो पासा खेलने वाला गेम था दुर्योधन एंड युधिष्ठिर के बीच, उसका ये गेम ऑफ डाइस का है। गेम ऑफ डाइस के बाद का सवाल है, जब चीरहरण होता है तो दो कॉन्ट्ररी ओपिनियंस आते हैं युधिष्ठिर के द्रौपदी के ऊपर पोजीशन को लेके। एक तो ये कि यदि युधिष्ठिर खुद पहले हार चुके हैं तो उनकी वाइफ को भी वो हार चुके हैं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। एक ओपिनियन ये है। दूसरा ओपिनियन कि अगर युधिष्ठिर पहले भी हार चुके हैं एंड ऐसा ना माना जाए कि पति पे पत्नी का नियंत्रण हमेशा रहता, फिर भी एक गुलाम दूसरे आदमी को कैसे दांव पे लगा सकता है, क्योंकि द्रौपदी को तो सबसे लास्ट में दांव पे लगाया गया था। सो इन ओपिनियंस को लेके कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं एंड अल्टीमेटली कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। धृतराष्ट्र सभी पांडवों एंड द्रौपदी की निजी स्वतंत्रता यानी कि प्राइवेसी, जो पर्सनल फ्रीडम है, वो रिस्टोर करके इनको फिर विदा कर देते हैं। साढ़े हीरा जो पार्ट 2 छीन लिया जाता है एंड ये फिर वनवास में जाएंगे, उसके बाद 1 साल का ज्ञातवास हो। अब इस सोर्स से रिलेटेड, इस एग्जैम्पल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है? यहाँ पे व्हाई इज द्रौपदी आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू युधिष्ठिर? युधिष्ठिर से ये द्रौपदी सवाल क्यों पूछ रही है? वह विलाप करना चाहती थी, शी वांटेड टू लैमेंट। वह पांडवों को युद्ध के लिए उकसाना चाहती थी, वह पत्नी के रूप में अपनी स्थिति जानना चाहती थी, वह युधिष्ठिर का अपमान करना चाहती थी। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको एप्रोप्रिएट चुनना है। जब आप 2 या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज है तो सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन। यहाँ पे शी वांटेड टू लैमेंट, अगर वो रोती, अगर वो विलाप करना चाहती तो सवाल ही नहीं पूछती, तो ये ऑप्शन तो कहीं से सेंस करता नहीं है। उसके बाद शी वांटेड टू इंस्टिगेट पांडवास फॉर वॉर। पांडवास को अगर वो इंस्टिगेट करती तो वो उनके लिए कुछ इंस्टिगेटिव स्टेटमेंट्स देती, कुछ तुच्छ स्टेटमेंट्स देती, वैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं करा जा रहा। शी वांटेड टू इंसल्ट युधिष्ठिर एंड शी वांटेड टू नो द पोजीशन एज वाइफ। ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 ओपिनियंस है भाई। एक, अगर आप हमें मानते हैं कि हम आपके नियंत्रण के अंदर हैं, देन आपने जब खुद को हार लिया तो हमें भी हार लिया, तो आप कैसे लगा सकते हैं? दूसरी चीज़, अगर आप ये नहीं मानते कि हम आपके कंट्रोल के अंदर है, अगर आप हमें अलग एंटिटी मानते हैं पत्नी के तौर पे, तो आप पहले जब हार चुके थे, नाउ यू आर अ स्लेव, तो आप कैसे किसी दूसरे को दांव पे लगा सकते हैं? तो शी वांटेड हियर टू नो द पोजीशन ऑफ वाइफ, पोजीशन एज अ वाइफ, कि उनकी पोजीशन क्या है। शी वांटेड टू नो द पोजीशन ऑफ वाइफ द्रौपदी की, भाई क्या वो उनके नियंत्रण में थी? अगर नियंत्रण में थी तो भी लगाना गलत था, अगर नियंत्रण में नहीं थी तो भी वो द्वितीय क्रीड़ा में इनको दांव पे नहीं लगा सकते थे। फिर 259वां क्वेश्चन कि हाउ डिड धृतराष्ट्र रिएक्टेड एट द एंड, कि धृतराष्ट्र में अंत में क्या प्रतिक्रिया दी जब ये ओपिनियंस के बीच डिस्कशंस हो रहे थे? उन्होंने दुर्योधन को कहा कि आप माफ़ी मांगे। ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ही ऐसे ही आप डिस्कार्ड कर दें। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर दें। देन ही कॉल्ड युधिष्ठिर टू रिस्टोर देयर पावर। उन्होंने युधिष्ठिर को कहा एंड कहा कि आप अपनी शक्ति बहाल कर लें, जो भी सेना हमने आपसे छीनी है, जो भी आर्मी हमने, जो भी रिसोर्सेज हमने आपसे छीने हैं, जो भी ज़मीन आपसे छीनी गई, साम्राज्य आपसे छीना गया, सबको हमने बहाल कर दिया, आप जाएं इंद्रप्रस्थ में फिर से सत्ता संभालें। ही रिस्टोर्ड द पर्सनल फ्रीडम फॉर द द्रौपदी एंड पांडवास, कि उन्होंने द्रौपदी एंड पांडवों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे दी एंड उनको विदा कर दिया। इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई और चीज़ उन्होंने करी थी, किसी और तरीके से उन्होंने रिएक्ट करा था। सबसे पहला स्टेटमेंट तो डिस्कार्ड कर ही दे, क्योंकि पुत्र मोह जो होता है, पुत्र मोह यानी कि जो आप हमेशा चाहते हैं, पुत्र मोह या किसी भी अपने कीथ और किन्स को लेकर जो मोह होता है, उनको फेवर करने का जो ट्रेट होता है, उनको फेवर करने की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो हमेशा एक डिजास्टर्स साबित होती है। जब भी लोग अपने नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं या अपने बेटों को या अपने फैमिली वालों को प्रमोट करते हैं, अपने प्रति मोह रखते हैं कि हमेशा उनका भला हो, ये तो सही बात है कि लोग हमेशा चाहेंगे कि उनके आसपास रहने वाले लोगों का भला हो, बट दैट शुड नॉट बी कम एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ अदर्स, कि किसी दूसरे के नुकसान के कॉस्ट पे
किसी दूसरे के नुकसान के जरिए उनका भला नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्योधना एंड जितने भी लोग हैं जो पुत्र मोह में फंसते हैं, ऑफन वो इस कदम को अपनाते हैं, ऑफन वो ऐसा कदम लेते हैं जिनमें उनके अपनों का तो भला होता है लेकिन सामने वाले का नुकसान होता है। एंड दैट इज प्रीटी हैजार्डस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी फैमिली और एनी एम्पायर। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड यहाँ पे जो मोरल हमारे पास लेसन है वो ये है कि आपको कभी भी ऐसे आदमी को प्रमोट नहीं करना चाहिए दोज हु आर एथिकल रॉन्ग, चाहे वो अपनी फैमिली से है या फैमिली के बाहर से, चाहे आपके कितने ही करीब क्यों ना हो, जो एथिकली गलत काम कर रहा है उनको प्रमोट करना ग्रेटर गुड में नहीं है, आपके लिए लॉन्ग टर्म में सही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पछताएंगे आप। देन सेकंड स्टेटमेंट इज ही कॉल्ड रजिस्टर्ड टू रिस्टोर देयर पावर। ऐसा भी नहीं है क्योंकि इसके बाद हमने देखा था कि सारी सत्ता छीन ली जाती है एंड इनको वनवास के लिए भेज दिया जाता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ था। ही सर्टेनली रिस्टोर द पर्सनल फ्रीडम टू द्रौपदी एंड पांडवा। उन्होंने द्रौपदी और पांडव को पर्सनल फ्रीडम रिस्टोर करी, आपने पिछले सोर्स में पढ़ा भी होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर कि वो क्या करते हैं, द्रौपदी और पांडवों को मुक्त कर देते हैं, कहते हैं कि अब आप अपना वनवास पूरा करें, अज्ञातवास पूरा करें 1 सालों का, देन आप वापस आए, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। अब आते हैं पार्ट 3 के सेशन 3 के लास्ट क्वेश्चन पे, 260वें क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका सैम्पल पेपर 2021 में पूछा गया, इस सोर्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं। हमने सोचा कि फिर से एक बार रिवाइज करवा दें आपको, एंड चूंकि एक बार पूछ लिया गया है तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज होना जरूरी है। सो एज पर सोसाइटी व्हाट इशू डज दिस केस इज कंसिडर्ड टू रेज, कि समाज के अनुसार इस मामले को किस मुद्दे को उठाने के लिए माना जाता है, कि इस मामले ने किस मुद्दे को उठाया था। महिलाओं की स्थिति, संसाधनों का वितरण, बहुपतित्व की सीमा, या इनमें से कोई नहीं। संसाधनों की तो बात ही नहीं की जा रही है, यहाँ कहीं से भी बहुपतित्व की बात नहीं की गई है कि हमने पॉलिएंड्री करके पछताया है, या आपका हक नहीं है, भीम का हक है मेरे पे, भीम का हक नहीं, अर्जुन का हक, अर्जुन ने जीता है। तो बहुपतित्व की सीमा के बारे में भी इसमें बात नहीं करी गई है। बेसिकली इसमें पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में चर्चा की गई है कि एज ए वाइफ भी तो वुमेन ही है, द्रौपदी की पोजीशन कैसी थी, अगर वो अपने पति के कंट्रोल में थे तो उनको स्टेक पे रखा ही नहीं जा सकता था जब युधिष्ठिर खुद को हार चुके थे। एंड अगर वो अपने पति के कंट्रोल में नहीं है तब भी उनको स्टेक पे नहीं रखा जा सकता, बिकॉज युधिष्ठिर पहले ही जब खुद को हार चुके हैं, नाउ ही इज अ स्लेव, तो वो कैसे किसी को दांव पे लगा सकते हैं, कैसे किसी फ्री पर्सन को वो दांव पे लगा सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट, दिस केस इज कंसिडर्ड टू रेज द इशू ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन। एंड द्रौपदी एक बहुत आइकॉनिक फिगर मानी जाती है फेमिनिज्म के आइडियोलॉजी में, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फिगर है, बहुत ज़्यादा आप कहें तो इंस्पायरिंग भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सशक्त और इंस्पायरिंग है। अगर आप फेमिनिज्म को पढ़ना चाहते हैं, सीता के बारे में जो भी हमने रामायण में पढ़ा है वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जब आप अलग अलग टेक्स्ट में सीता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी कि हाउ एम्पावर्ड शी वॉज, कि कितनी ज़्यादा वो सशक्त थी, एंड कैसे उन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम्स को, स्ट्रगल्स को ओवरकम, मिथिला को एक तरीके से कहें तो रिसरेक्ट किया, एंड देन वो स्ट्रगल करती है लंका में भी, फिर वो आती है एंड शी टुक हार्ड स्टेप्स। तो इनकी भी जो लाइफ है वो बहुत आइकॉनिक है। किसी भी फेमिनिज्म या किसी भी इवन के जितने भी लोग हैं, चाहे पुरुष है या महिला है, इनके लाइफ से प्रेरणा ले सकते हैं। शी वॉज इंस्पायरिंग फिगर, एंड बहुत सारे स्ट्रगल्स को इन्होंने ओवरकम किया, बहुत सारे पेशेंस का बहुत ज़्यादा इन्होंने मुजाहरा दिखाया, बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल पेशेंस का अगर आप सेट करना चाहें तो लाइफ टाइम, थ्रू आउट द लाइफ टाइम शी वॉज पेशेंट, बहुत ज़्यादा ये पेशेंस रखती थी। एंड ये एक बहुत बढ़िया क्वालिटी आज के समय में खासतौर पे लोग पेशेंस को भूलते जा रहा है, दे आर लूजिंग पेशेंस एवरी सिंगल मिनट, एंड ये कामयाब लोगों की निशानी नहीं है। तो बहरहाल आपका 260वां क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, पार्ट 3 भी यहाँ पे खत्म हुआ। होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कांग्रेट्स टू एवरीवन जिन्होंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है, एंड चैट बॉक्स में भी उत्तर लिखा, कमेंट बॉक्स में भी उत्तर लिखा। अगेन रिपीटिंग, आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं तो आप जहाँ भी मन वहाँ हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू, टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल फॉर अस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू फाइंड दिस कंटेंट वर्थ शेयरिंग तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, एंड इस कंटेंट से आपको थोड़ी भी बहुत अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई हो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ